नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एट 9 में। मैं हूं नगमा। सीबीआई की टीम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को नोटिस देने पहुंची और उनके घर पे नोटिस देने के लिए गई। टीम ने कुछ समय पहले आरोपी अनूप मांझी से जुड़े मामले पर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। उसी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी की भूमिका सामने आई। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी को डराने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने कभी हारना नहीं सीखा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं मोनिदीपा बनर्जी। दोपहर के 2 बजे आज सीबीआई के अफसर जा पहुंचे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर। वो खोज कर रहे थे अभिषेक बनर्जी की स्त्री को, रुजिरा बनर्जी, क्योंकि जो सूत्रों के अनुसार कहा गया है, रुजिरा के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे पहुंचे हैं। सूत्रों का कहना है कि ये पैसा कोयला स्कैम का पैसा है। इस बारे में रुजिरा से वो पूछताछ करना चाहते हैं। इस घटना के बस 2.5-3 घंटे बाद ममता आप पहुंची मातृभाषा दिवस की एक सेलिब्रेशन पर, यहाँ देशोपयोग पार्क में। और वहाँ ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो मानती हैं कि जो सीबीआई ने किया आज, वो तृणमूल को डराने के लिए ये एक बीजेपी का एक्शन है। ममता ने बीजेपी तृणमूल का नाम तो नहीं लिया मंच पे, पर ये साफ था कि वो बहुत ही गुस्से में हैं कि ऐसा घटना घटी है। और उन्होंने कहा कि लड़ाई होगा, खेला होबे, उन्होंने कहा, और मैं गोलकीपर रहूंगी और देखते हैं क्या होता है। हम कभी हारना नहीं सीखे, ऐसे भी कहा। पश्चिम बंगाल के लोग शेर के बच्चे हैं और वो चूहे से नहीं डरेंगे। अभिषेक बनर्जी ने एक ट्वीट किया उस घटना के बाद, कहा वो लीगल प्रोसेस और लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं, पर डरेंगे नहीं ये सब कार्रवाई से। तृणमूल का कहना है कि ये तो होना ही था। बीजेपी डेस्परेट है पश्चिम बंगाल में जीतने के लिए और इस कारण ये सब स्टेप्स ले रही है, लेकिन कोई असर नहीं होगा। बीजेपी कुछ महीनों से ही इस तरफ इंगित कर रही थी। एक लीडर के बाद दूसरा लीडर, होम मिनिस्टर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, सभी कहते थे कि भाईपो, भतीजा कोयला स्कैम में कोई लिंक है उनका। ये पहली बार सीबीआई ने एक एक्शन लिया है, वो भी उनके वाइफ के विरुद्ध, अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध नहीं। आगे क्या होता है, इसका क्या असर रहता है पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस पर, इस पर जरूर नजर रहेगी। अनुरोध त्रिपाठी के साथ मोनिदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के बरनाला में किसान मजदूर एकता महारैली हुई है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता पहुंचे हैं और किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि हर गांव से कम 10 किसानों के जत्थे दिल्ली जाएं और किसानों के खेत के काम पंजाब में बैठे किसान निपटाएं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर किसी किसान को गिरफ्तार किया जाएगा तो सब मिलकर उसका विरोध करेंगे। हरियाणा के जींद के गुलकानी गांव में किसान ने अपनी 8 बीघा खड़ी गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत के एक फसल की कुर्बानी वाले बयान के बाद किसान ने ऐसा किया है। राकेश टिकैत ने यह कहा था कि सरकार सोच रही है कि किसान फसल कटाई के लिए आंदोलन छोड़कर वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर किसानों को एक फसल की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो वो देंगे। सरकार ने परेशान किया तो वो अपनी फसल में आग लगा देंगे। ये 2 एकड़ तो गुलकनी में, 2 एकड़ हमारा बड़ा गांव राजपुरा बहन में। तो टोटल कितनी? टोटल 4 एकड़ होगी जी। 4 एकड़ हमने जमीन गेहूं की जुताई कर दी इसकी। आगे हम इसकी, अगर ये सरकार नहीं चलती रही तो हम सारे अपने खाने के जो हमारे काम चलने की उसी को रखेंगे। हम सरकार के अगर नहीं मानी, हम सारी फसल को बांध देंगे। किसान मारे उड़े बैठे, पानी कौन देगा इनमें? कौन पानी देगा? कौन भाई इनमें खाट गेड़ेगा? ओ लाइन पड़ी मारे ऊपर के पड़े, ओ लाइन कर खेता में गेड़ दिए, कड़ियां तीरी पड़ी, पड़ी।
हमने कमल का बटन दबाया था, गलती। आंटी कितनी एकड़ आज आपने बाई है? हमने बाई है यार 4 एकड़ तो भाई थी। तो कितनी रखी आपने? हमने तो यार सारी देख पावांगे, मारे तो ये थे किले मेरे तो। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रविवार को एक किसान ने 10 बीघे में फसल को नष्ट किया। किसान का ये कहना है कि गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है और सरकार हमें आतंकवादी और खालिस्तानी बता रही है। किसान का कहना है कि सरकार हमें सही कीमत नहीं दे पा रही, इसलिए मैंने फसल नष्ट कर दिया और अब गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में जाएंगे। लेकिन किसानों के फसल नष्ट करने की खबर के बाद राकेश टिकैत, जिन्होंने पहले कहा था कि हम किसान अपनी खड़ी फसल को बर्बाद आग लगा देंगे, अब वो ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि किसानों से अपील है कि ऐसा मत करें, ये करने के लिए नहीं कहा गया था। और शामली में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की अगुवाई में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है। ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर बीजेपी नेताओं का किसानों ने रास्ता रोका। बीजेपी नेता खाप चौधरियों से मिलने आए थे, लेकिन यहां बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के समर्थकों और गांव वालों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं इस पर और जानकारी के साथ। सौरभ, ये जो तीखी नोकझोंक हुई और संजीव बालियान को विरोध का सामना करना पड़ा, इस पर क्या जानकारी आपके पास है? देखिए नगमा, पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह ने और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बैठक की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के तमाम जाट नेता थे। उनसे कहा कि देखिए अभी महापंचायतें हो रही हैं, आप भी काउंटर करिए और जाकर के खाप चौधरियों को उनसे मिलिए और उनको बताइए कि कृषि कानून कैसे ठीक हैं। और उसी क्रम में संजीव बालियान, जो कि मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो कल देशवाल खाप के कुछ खाप चौधरियों से मिले थे मुजफ्फरनगर में। और उसके बाद आज ये लोग शामली गए, जहां पर जो किसान हैं उन्होंने अपने गांव में उनको एंट्री नहीं करने दी। पहले ही जब पता चला कि वो आने वाले हैं तो अपना ट्रैक्टर रोड के आगे लगा दिया ताकि वो गांव में एंट्री नहीं कर पाए। और जब उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ नारेबाजी की और उनको कहा कि आप देखिए 250 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, आप उनकी सुध लेने नहीं गए और आप यहाँ पर हमें समझाने के लिए हैं कृषि कानून, तो आप ऐसा मत करिए, हम आपको आने नहीं देंगे। और आप जैसे कि तस्वीरें भी बता रही हैं जिस तरीके से रोष है, और खासकर शामली जो है वहां से सांसद बीजेपी के हैं, वहाँ बीजेपी के जो मुजफ्फरनगर कहा जाए 2013 के दंगों के बाद भले ही बात ना करें जाति की, लेकिन जाति का अहम रोल होता है नगमा। तो पूरा जो जाट था वो पूरा बीजेपी में शिफ्ट हो गया था। लेकिन इस तरीके से तमाम जो बड़ी जाट खाप हैं, चाहे वो देशवाल खाप हो, चाहे वो दहिया खाप हो, दलाल खाप हो, बालियान खाप जिसे राकेश टिकैत भी आते हैं इंटरेस्टिंगली, और बालियान खाप के संजीव बालियान भी हैं, तो उनको भी वहां पर अपनी खाप से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अब ये जो कठिन डगर है बीजेपी की, खासकर इस तरीके से अमित शाह और जेपी नड्डा ने कहा है बीजेपी के जाट नेताओं को कि भैया आप जाइए, आप चौधरियों से मिले, जिस तरीके से महापंचायत हो रही है सरकार के खिलाफ, उनको समझाइए, कृषि कानूनों के बारे में बताइए, क्योंकि इस पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया है। हमने देखा नगमा, कल प्रियंका गांधी की मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत थी, उससे पहले सहारनपुर में उन्होंने महापंचायत की, बिजनौर में की, जयंत चौधरी लगातार बड़ी बड़ी किसान महापंचायत कर रहे हैं। तो काउंटर करने के लिए कि देखिए अभी आपको राजनीतिकरण हो गया है, विपक्षी पार्टियां आपको बरगला रही हैं, भ्रमित कर रही हैं, उसी क्रम में ये लोग मिलने जा रहे हैं खाप चौधरियों को और इनको जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शामली में विरोध हुआ है, यहाँ तक कि हरियाणा में कल वहां पर नगमा रैली में भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तुम लोगों ने तय कराया कि गांव में आम लोगों ने, किसानों ने, कि बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं देंगे। आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यही करिए कि अगर कोई भी बीजेपी नेता आपके गांव में आता है तो उसका विरोध करिए, उसे घुसने ना दीजिए और उस पर दबाव बनाइए कि वो विधायक है तो विधायक अपने पद से इस्तीफा दे, सांसद के पद से इस्तीफा दे। तो यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का विरोध करना शुरू करिए। तो शायद यही वजह है कि अब विरोध करना शुरू भी हो गया है और आज विरोध का सामना संजीव बालियान को करना पड़ा है और ये शामली जिले में हुआ है, जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुजफ्फरनगर से कुछ 10 से 15 किलोमीटर ही दूर है, गन्ने की बेल्ट। और देखिए नगमा, एक बहुत नाराजगी किसानों में, क्योंकि गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, लगभग 15,000 करोड़ का भुगतान बाकी है। तो यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं को अब गांव में घुसने में दिक्कत हो रही है और उनका विरोध हो रहा है। धन्यवाद आपका सौरभ। और अमरावती जिले में
महाराष्ट्र के अमरावती में 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। सोमवार शाम से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का ऐलान हुआ है और इसमें जो जरूरी सेवाएं हैं, अत्यावश्यक सेवाएं हैं, उन्हें छोड़कर सभी चीजें बंद रहेंगी। अगर उसके बाद भी लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया तो लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लोगों से कोरोना से बचने के लिए बनाए गए सारे नियमों का पालन करने की अपील की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि अगर 8 से 15 दिनों तक केस लगातार बढ़ते रहे तो लॉकडाउन फिर से होगा। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन ना हो तो मास्क पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, नियमों को मानें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर दरवाजे पर है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई में तो कोरोना के मामले 7 दिन में दोगुने हो चुके हैं। साथ ही कहा कि वो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को कुछ दिनों के लिए बंद करने का आदेश दे रहे हैं। मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। देखते हैं येत्या 8 ते 10 दिवसामध्ये किती जणांना लॉकडाऊन हवाय आणि किती जणांना लॉकडाऊन नको आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा शेवटी सांगतो, मास्क घाला, लॉकडाऊन टाळा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज प्रयागराज में यमुना किनारे मल्लाहों के गांव में पंचायत की और उनका दुख दर्द जाना। पुलिस ने यहां गैर कानूनी खनन के आरोप में मल्लाहों पर लाठीचार्ज किया था और 16 नाव तोड़ी थी। पुलिस ने 10 नामजद और 200 अज्ञात मल्लाहों पे FIR भी दर्ज किए हैं। प्रियंका ने इस पर सरकार पर हमला किया और मांग की कि नदी के ठेके मल्लाहों को मिलने चाहिए, क्योंकि सदियों से उनकी रोजी नदियों से ही चलती है। यमुना किनारे प्रियंका मल्लाहों का हाल लेने निकली तो उनके साथ एक हुजूम निकल पड़ा। प्रियंका 10 दिन में दूसरी बार प्रयागराज में गंगा यमुना किनारे थीं। मल्लाहों के बसवार गांव में उन्होंने मल्लाहों के साथ पंचायत भी की। 4 फरवरी को यहां मल्लाहों और पुलिस में संघर्ष हुआ था। निषाद महिलाओं ने प्रियंका को रो रो के बताया कि पुलिस ने उनकी 16 नावें तोड़ डाली और घर में घुस के महिलाओं और बच्चों को मारा। 15 दिन हो गए जब से प्रशासन ने खुद तोड़वाए हैं, तो आ जाने का क्या मतलब है? इनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। जो नाव टूटी। 4 फरवरी को प्रयागराज में यमुना पार ये नज़ारा था। अवैध खनन के खिलाफ मुहिम चला रही पुलिस ने मल्लाहों पे धावा बोला था। 10 मल्लाहों पे नामजद और करीब 200 अज्ञात पे FIR भी करा दी थी। बालू के खनन में नाव से ढुलाई पे रोक लगने से मल्लाहों को बड़ा नुकसान हुआ है। प्रियंका ने मांग की कि नदी के कारोबार पे मल्लाहों का हक हो। अगर खनन माफिया यहाँ पे खनन कर सकती है तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिनका अधिकार है पट्टों पे, जिनका अधिकार है जमीन पे, जिनका अधिकार है इस नदी पे, वो क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा सवाल है सरकार के लिए। यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में एक बड़ी लड़ाई पिछड़े वोटों के लिए भी है। निषाद पिछड़ों में अहमियत रखते हैं। गंगा यमुना के किनारे वे बसते हैं। यूपी के 27 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। ये 1140 किलोमीटर बहती है। इन जिलों की 152 विधानसभा और 19 लोकसभा सीटों पे काफ़ी निषाद वोट है। मुलायम ने निषाद जाति की फूलन देवी को 1996 में MP बनवाया था। मुलायम को इसका बड़ा फ़ायदा मिला, लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में काफ़ी निषाद BJP के साथ चले गए। कांग्रेस भी निषाद वोटों की दावेदार है। मार्च 2019 में भी प्रियंका गांधी ने निषादों के बीच इलाहाबाद से वाराणसी तक 100 किलोमीटर की गंगा यात्रा निकाली थी। तो जितना भी मदद मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। मैं संघर्ष करूँगी इनके अधिकारों के लिए, क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है, इस पूरे समुदाय के साथ।
प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खोई हुई जमीन तलाश रही हैं और आने वाले चुनाव में इसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई पिछड़े वोटों की होनी है। मायावती सियासी तौर पे खामोश हैं, लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ इस लड़ाई में कूद गई है। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और अजय सिंह के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।